नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये कृषि में मिलने वाली सब्सिडी के ऊपर है कि फार्मर्स को जो सब्सिडीज मिलती है उसके ऊपर ये एक विस्तृत चर्चा करता है और साथ ही हमारे देश में कृषि नीति एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल जो हमारा दूसरा है वो बात करता है कोरोना वायरस जो कोविड-19 है उसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो आ रहे हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसकी बात करता है। साथ में जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी भी बात करता है कि कितनी ज़रूरी है कि हम इसकी स्टडी करते रहे और इस पर काम करते रहे, तभी हम ऐसे वायरस से निजात पा सकते हैं। इन्हीं बातों पर चर्चा करता हुआ हमारा दूसरा आर्टिकल है। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि हाल ही में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया इंफॉर्मेशन के लिए। तो इस इंफॉर्मेशन का ये जो वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है एक ओशियन के नाम पे इसका रखा गया है। तो ये कौन सा ओशियन है निम्न में से बताइए। ऑप्शन ए है टेक्नी ओशियन, ऑप्शन बी है डिजिटल ओशियन, ऑप्शन सी है माई ओशियन या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और कोविड-19 से निजात पाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम कोविड-19 का जो स्प्रेड है जो प्रसार है वो कैसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको आपका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है इन्वेस्टमेंट वर्सेस सब्सिडीज के ऊपर कि कृषि क्षेत्र की नीति कैसी होनी चाहिए, जो सब्सिडीज मिलती है उसका कितना प्रभाव है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये समाचारों में कैसे आया, जैसे हाल ही में 3 एग्रीकल्चर जो लॉज आए हैं, फार्म बिल्स आए हैं, कृषि बिल्स जो कानून आए हैं उनके बारे में एक बहुत बड़ा देश में डिबेट चल रहा है, देश के कई हिस्सों में आंदोलन भी चल रहा है। तो उसी के बारे में ये बात करता है कि एक और पे हम सब्सिडीज दे रहे हैं फार्मिंग कम्युनिटीज को। तो क्या ये फार्मिंग कम्युनिटीज को जो सब्सिडी दी जाती है ये टैक्स पेयर्स की मनी से दी जाती है, और अब जब हम टैक्स पेयर्स की मनी से अगर ये दी जा रही है तो फार्मिंग कम्युनिटी को इससे कितना फायदा पहुंच रहा है उसी पर ये आर्टिकल बात करते हैं, इसलिए ये समाचार में है। तो बात आती है कि जब भी हम कृषि की बात करते हैं भारत में, तो अगर हम 1950 से अगर हम 51 का दौर देखें तो इसमें जो स्टार्टिंग में हमारी आज़ादी हुई, आज़ादी के दौर में जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 45% था और करीब 70% जो हमारा वर्क फोर्स था वो इसमें इंगेज था। वही हम 2019-20 की बात करें तो आज के इस दौर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका 16% है और जो वर्क फोर्स है उस पर 50% तक डिपेंडेंट है। उसके साथ में एक चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे ही ग्रोइंग इन एफिशिएंसी बढ़ रही है उसके कारण जो फार्म इनकम जो है उसमें इरोजन हो रहा है। तो ये इनडायरेक्टली एक दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे फार्म की जो इनकम है, जो कृषि से होने वाली जो आय है जैसे जैसे कम हो रही है वैसे ग्रोइंग इन एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ रही है। तो ग्रोइंग इन एफिशिएंसी के पीछे फार्म इनकम्स और फार्म इनकम्स के पीछे ग्रोइंग इन एफिशिएंसी, ये दोनों एक दूसरे के कारक है। उसके साथ में अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो 1950 का दौर देखें तो 18% टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। 1980 के दौर में 11% इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब 7% तक गिर गया 30 सालों में। और अगर हम 2014 से 19 के टाइम में इन 5 वर्षों में देखें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है टोटल इन्वेस्टमेंट वो है 7.6%, मतलब 8% भी नहीं रह जाता है। तो नीड फॉर पॉलिसी की एक ऐसी पॉलिसी की आवश्यकता है, राइटर ने बताया है, जो कि एग्रीकल्चर से जो संबंधित कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उन सबको एड्रेस कर सके। हाल ही में हम देखते हैं कि एडहॉक सिर्फ उस समय की पूर्ता एक डिसीजन लिया जाता है, तो राइटर बताते हैं ये अपने आप में काफी नहीं है। तो इंडिया नीड्स अ पॉलिसी दैट एड्रेस द चैलेंजेस
फेस्ड इन अ कम्प्रहेंसिव मैनर। तो पूर्ण रूप से जितने भी चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने वाली एक पॉलिसी की आवश्यकता है। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, जैसे यूएस में देखें, तो यूएस में हर 4 साल में फार्म लॉज जो है वो नए लाए जाते हैं। उनकी पॉलिसी में हर 4 साल में बदलाव लाए जाते हैं। तो 1933 से ये बदलाव देखने को मिलता है। तो सिर्फ 2% जो वहाँ की वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है। उसके बाद में अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करें, तो इन्होंने भी एक कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो 1962 में 1962 में एडॉप्ट की है, जो कि विभिन्न फार्म सेक्टर की नीड्स को एड्रेस करता है। तो ये प्रोएक्टिव सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट यहाँ पर मिलता है, ये जो पॉलिसी है उसके द्वारा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी इश्यूज है जो फार्म सब्सिडी से जुड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इससे संबंधित है। सबसे पहले, प्रोवाइडेड टू द फार्मिंग कम्युनिटी एज ए सक्सेसिव गवर्नमेंट फेल टू, कि ये राइटर बताते हैं कि सरकार के द्वारा सब्सिडीज दी जाती है। उसके पीछे कारण ये है कि सरकार अपनी एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी लाने में अपने आप में फेल है। उसके साथ में ऐसा कोई भी हमारे पास में इंस्टीट्यूशन नहीं है, फार्मर फ्रेंडली कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उनकी समस्याओं को एड्रेस कर पाए। तो यहाँ पे टू इम्प्रूव इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द सेक्टर, तो एक इकोनॉमिक वायबिलिटी, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं फार्मर कम्युनिटी, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी देने में एक गवर्नमेंट अपने आप में फेल रही है, उसके चलते ही सब्सिडी देने की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। उसके अलावा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज विदाउट प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब्सिडीज काफी लंबे दौर से भारत में दी जा रही है विदाउट ए प्रॉपर पॉलिसी। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर पॉलिसी हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, इसके कारण हो ये रहा है कि जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने आप में बिगड़ गया है। साथ में ये देखने को मिलता है कि एक ही प्रकार की कृषि जो फसलें हैं वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ फार्मर से के द्वारा उगाई जा रही है। इसके कारण हो ये रहा है कि एक ही पर्टिकुलर फूड अपने आप में एक्सेसिव हो रहा है, उसकी अधिकता बहुत ज्यादा हो जा रही है, और जो दूसरी फसलें हैं उनका उत्पादन हो ही नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पर एक इम्बैलेंस देखने को हमें मिलता है। तो चलिए 2018-19 में अगर हम देखें तो इंडिया स्पेंड सब्सिडीज ऑफ $56 बिलियन, तो $56 बिलियन की सब्सिडी जो है वो खर्च की गई है। तो यहाँ पे 43% और $24.2 बिलियन वेंट टू लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स। तो जितनी टोटल $56 बिलियन की सब्सिडीज दी गई है उसमें से 43% जो है वो लो इनकम ग्रुप और जो रिसोर्स पुअर फार्मर्स है उन्हें जाता है। तो यहाँ पर लो इनकम और रिसोर्स पुअर जो फार्मर्स है हमारी टोटल फार्म कम्युनिटी के 99.43% है। तो आप यहाँ से एक चीज हमें ये समझ में आती है कि 99.43% जो फार्मर्स है इनको 43% जो सब्सिडी है उसका 43% का ही इनको फायदा मिल रहा है। मतलब बची हुई जो जो हमारे पास में 0.57 फार्मर्स है इनको 57% तक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जाता है। तो अपने आप में ये पॉलिसी कैसे डिलीवर कर ली, सब्सिडी का क्या फायदा पहुंच रहा है, ये अपने आप में देखने वाली एक चीज है। उसके अलावा वैल्यू एडिशन कितनी करती है सब्सिडीज हमारे एग्रीकल्चर में, वो देखने वाली बात है। दूसरी कंट्रीज से कंपेरिजन करके बताया गया है। तो यूएस में अगर हम देखें तो सब्सिडीज जो है वहां पे यहाँ पर $131 बिलियन जो है 2017 में दी गई, जिसका वैल्यू एडिशन 90.8% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यहाँ पे $93 बिलियन की सब्सिडी दी गई 2017 में, जो कि वैल्यू एडिशन करती है करीब 45.3% का। और भारत में अगर हम देखें तो ये $56 बिलियन 2018 में सब्सिडीज दी गई, जिसका वैल्यू एडिशन केवल 12.4% है। तो अभी हमको जरूरत है कि हम स्टडी करें कि जो सब्सिडी दी जा रही है वो कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी फलदायक, कितनी फायदेमंद, कितनी एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है हमारी फार्म कम्युनिटी को। तो चलिए दूसरा जो हमारा आर्टिकल है ये कोविड-19 जो है इसके डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में बात करता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसका महत्व क्यों बढ़ गया है, तो ये समाचार में कैसे आया। हाल ही में हमको पता चला कि यूके में जो है कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया, जो कि अपने आप में काफी तेजी से स्प्रेड होता है। जो ओरिजिनल कोविड-19 है उससे कई ज्यादा स्पीड से। तो ये जो न्यू वेरिएंट है इसका नाम है N501Y म्यूटेशन। तो यहाँ पर देखने को मिला कि यूके से, इंग्लैंड से 6 पैसेंजर्स जो है भारत में आए जिन्हें ये वेरिएंट से पॉजिटिव पाया गया है। तो फ्लाइट जो भी है यूके से आने वाली वो सस्पेंड की जा चुकी है ड्यू टू दिस न्यू स्ट्रेन।
तो यहाँ पर बात ये आती है कि सीक्वेंसिंग की ज़रूरत क्या है। सीक्वेंसिंग क्या होता है कि आप जो भी एक माइक्रोब है उसके डीएनए की आप स्टडी करते हैं कि वो अपने आप में उसका डीएनए का सीक्वेंस क्या है, जिससे मदद मिलती है कि हम इसकी वैक्सीन या इसकी दवाई जब हम बनाते हैं तो ये सीक्वेंसिंग ये स्टडी करने में हमको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वेरिएंट कैन ओनली बी कन्फर्म थ्रू, तो जो प्रेजेंस ऑफ वेरिएंट्स है ये सिर्फ एक डिटेल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से ही पता लगाया जा सकता है। तो महामारी की एक डिटेल स्टडी से ही ये पता लगा सकता है कि वेरिएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके साथ में जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो 10.2 मिलियन केसेज जो है ओनली 63,000 जीनोम्स हैव बीन सीक्वेंस। तो यहाँ पर 10.2 मिलियन केसेस हो गए, लेकिन केवल 6,300 जीनोम्स हैव बीन सीक्वेंस्ड, केवल 3,300 जीनोम्स का ही सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। अगर हम यूके में देखें तो भारत के मुकाबले 1/4 ही केसेस है यहाँ पर, लेकिन 1,57,000 जीनोम की यहाँ सीक्वेंसिंग की यहाँ पे स्टडी की जा चुकी है। तो यहाँ पर बात आती है कि इंडिपेंडेंट इमर्जेंस ऑफ वेरिएंट्स। तो यहाँ पे खुद अपने आप में वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसके पीछे होमोप्लास्मी एक कारक है, पॉसिबल कारक जो है, इसको होमोप्लास्मी को माना गया है। तो यहाँ पर स्टडी बाय CSIR IGIB लेड बाय डॉक्टर विनोद सकारिया, तो इनके द्वारा ये पाया गया है कि आउट ऑफ 120 यूनिक वेरिएंट 86 वर जेनेटिक वेरिएंट। तो 120 यूनिक वेरिएंट में से जो 86 जेनेटिक वेरिएंट है, आउट ऑफ विच 9 हैड ओवर 1% फ्रीक्वेंसी इन मल्टीपल कंट्रीज। तो जो 9 है वो 1% इनकी फ्रीक्वेंसी इन मल्टीपल कंट्रीज देखने को मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वेरिएंट N440K हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। तो भारत में वेरिएंट N440K पाया गया है। उसके साथ में यूके, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया गया है। और वही यूके में अगर हम बात करें और साउथ अफ्रीका में तो N501Y म्यूटेशन देखने को मिला। तो यहाँ पर एक नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 हैज़ बीन रिकमेंडेड कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए कोविड-19 को लेकर। रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ जेनोम सर्विलेंस कंसोर्टियम। तो जो हमारे देश में नेशनल टास्क फोर्स है कोविड-19 के लेकर, उन्होंने रिकमेंड किया गया है कि आप जीनोम सर्विलियम कंसोर्टियम की एक सेटअप करिए, एक उसका उद्घाटन कीजिए। यहाँ पे एक वो आप सेटअप करिए जिससे हम जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी कर सकें। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप लॉ सीखो की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।